हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं मनीष मिश्रा, आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर। हम जो भूगोल की श्रृंखला लेकर आए हैं उसके अंदर हम एक बुक पूरी कर चुके हैं, दूसरी बुक हम शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट चल रहा है, आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि इस पार्ट के अंदर हम भारत के रेफरेंस में पढ़ेंगे उन सभी चीजों को, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या हम जनसंख्या वृद्धि या घनत्व वितरण को पढ़ रहे हैं, जिसको विश्व के संदर्भ में हमने पढ़ रखा है। अब इसको हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो भारतीय संदर्भ में मैंने बात की, जनसंख्या का वितरण की बात की, हमने कल ही की क्लास के अंदर हमने जनसंख्या वृद्धि की बात की। उसमें हमने जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है, विभिन्न प्रकार की बातों पर हमने बात करी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे भारत में जनसंख्या वृद्धि काल क्या है। भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि काल क्या रहा। भारत में जनसंख्या वृद्धि काल, देखिए ये जो सब चीजें हैं ये आप ये समझिए कि सब अध्ययन की सुविधा के हिसाब से बांटी गई है। इसमें क्या किया गया है कि जनसंख्या वृद्धि काल को हमने कुछ अंतरालों के अंदर बांट दिया गया, कुछ समाविधियों के अंदर बांट दिया गया, समय के अंदर बांट दिया गया है। जैसे अगर पहले काल की बात करें, हम बात करते हैं, ये बांटा इन्होंने 1911 से लेकर 1921 का काल। ठीक है, मैं एक साथ लूंगा फिर बाबा को समझा दूंगा। दूसरा काल इन्होंने बांटा 1921 से लेकर 1951 का काल। तीसरा काल इन्होंने बांटा 1951 से लेकर 1981 का काल। और चौथा जो काल इन्होंने बांटा है वो है 1981 से वर्तमान तक। 1981 से वर्तमान तक। अब आप देखेंगे इसमें कि 1981 से वर्तमान तक है, ये चार इसमें काल बांटे गए हैं जो जनसंख्या वृद्धि के काल के बारे में बताएंगे। ये भी आ सकता है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां बताएं, तो भी आप ही रह सकते हैं। अब 1911 से 1921 की बात करते हैं। देखिए ये वो काल है जहां पर शिक्षा भी इतनी अच्छे स्तर पर नहीं थी, दूसरा स्वास्थ्य सुविधा भी इतनी अच्छी नहीं थी। वहां के उस समय माना जाता था कि जितना परिवार बड़ा होगा वो उतना अच्छा होगा उस परिवार के लिए, उसके पास में काम करने वाले उतने ही हाथ होंगे। तो यहां पर आप ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही उच्च थी। मृत्यु दर दोनों ही क्या थी? उच्च थी। और इसको कहा गया हमने क्योंकि जन्म दर भी उच्च है, यानी लोगों की जन्म भी ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु भी ज्यादा हो रही है, तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, उल्टी कम होगी। क्योंकि यहां पर अब मैंने कल क्लास में बात की थी कि 1911 से 1921 वाला यहां पर पहली बार ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी। पूरे भारत के इतिहास में अगर हम जब से हमने गणना का काल शुरू करा है तो 1911 से 1921 का दशक है, वहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। इसको कहते हैं निम्न वृद्धि काल। इसको कहते हैं हम निम्न वृद्धि काल। ठीक है, जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ही आपका जो वह दशक है, इसी पर ही आप कह सकते हैं कि 1911 से लेकर 1921 का दशक जहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है। ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई है, दर्ज की गई है। कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण आप जानते हैं, कारण हम इसमें कह सकते हैं, कारण इस वक्त क्या था? अकाल था और महामारी थी। महामारी थी, कोई बीमारी आती थी, पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे, तो इस कारण यहां पर ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की। तो ये देख सकते हैं आप। मैं इसको थोड़ा सा बाद में कर लेंगे अपन, थोड़ा सा इसको एक साथ कर लेंगे अपन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये आपका पता लग गया कि इस तरीके से यहां पर ये एक चीज हमने डिवाइड की है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम देख सकते हैं कि इसी काल के अंदर 1911 से 21 का दशक है, ऋणात्मक वृद्धि दर इसमें दर्ज की गई है। कारण है अकाल और महामारी, मुख्यतः इसका कारण है चूंकि यहां पर जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तो यह काल स्थिर अवस्था काल भी कहलाता है। जनसंख्या का स्थिर अवस्था काल भी कहलाता है, स्थिर अवस्था काल भी कहलाता है, क्योंकि जनसंख्या यहां पर नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसको हम स्थिर अवस्था काल भी कहते हैं। अच्छा, और आगे हम क्या देख सकते हैं इसके अंदर? हमने इसमें देखा कि मैंने कल आपको एक रेफरेंस बनाया था कि 1921 के बाद में आप देखते हैं जनसंख्या वृद्धि में लगातार वृद्धि हो रही है, जनसंख्या वृद्धि लगातार वृद्धि हो रही है, तो उससे पहले कमी हो रही थी। तो 1921 को भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है।
भारत का महान, ये याद रखेंगे आप, भारत का महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। किसको? 1921 को विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वर्ष के बाद में भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो एक सामान्य सी बात है कि यहां पर निम्न वृद्धि काल कहा गया है क्योंकि जन्म दर व मृत्यु दर दोनों ही क्या है? उच्च है। और यहां पर 1911 से 1921 का दशक वो है जब ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। क्यों? अकाल और महामारी के कारण यह काल स्थिर अवस्था का काल भी कहलाता है और 1921 को भारत का महान विभाजक वर्ष भी कहते हैं क्योंकि इसके बाद में जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। हम इसमें कह सकते हैं कारण कि यहां पर जनसंख्या, जन्म दर भी उच्च है, मृत्यु दर भी उच्च है। इसके कारण हम कुछ लिखना चाहें तो हम कारण ये लिख सकते हैं कि आप एक तो कह सकते हैं कि निम्न स्वास्थ्य सुविधाएं थी। दूसरी, शिक्षा की कमी थी, जिसमें स्त्री शिक्षा को हम ले सकते हैं। स्त्री शिक्षा की कमी थी। स्त्री शिक्षा, अगर स्त्री शिक्षित होगी तो वो खुद समझेगी कि छोटा परिवार कितना अच्छा रहता है। तो स्त्री शिक्षा की कमी थी। ठीक है ना? तो ये सब चीजें क्या आ गई हमारे 1911 से 1921 के काल में आ गई, इसको हम निम्न वृद्धि काल भी कहते हैं। अब अगला हम पढ़ेंगे 1921 से लेकर 1951 का काल। इसके साथ में आप यहां पर अकाल और महामारी को भी ले सकते हैं कि इस कारण यहां पर जनसंख्या में एक कमी आई है। अच्छा, अब देखिए, अब हम आगे बात करें। आगे का जो हम बात करते हैं दूसरा हमारा है 1921 से 1951। 1921 से 1951 का दशक। इसमें क्या कहा गया है? यहां पर आप देखिए कि जो जन्म दर है, आपकी जो जन्म दर है वो क्या है? उच्च है। लेकिन आपकी जो मृत्यु दर जो उच्च थी उसमें क्या आई है? कमी आई है। जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर में क्या आई है? कमी आई है। जन्म दर उच्च क्यों है? आप यूं समझ सकते हैं कि जन्म दर उच्च होने का कारण यह है कि यहां पर जन्म दर उच्च होने का कारण क्या है कि यहां पर अभी भी शिक्षा की बात नहीं हुई है। यहां पर वही बड़ा परिवार माना जाता है। इस कारण यहां पर जैसे शिक्षा की कमी है, अपन कह सकते हैं शिक्षा की कमी या शिक्षा में कमी या जागरूकता की कमी, है ना? लेकिन मृत्यु दर में कमी क्यों आई है? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने लग गया है। 21 से आजादी के बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने लग गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, इसलिए इसको हम कहते हैं यहां पर जन्म दर तो उच्च है लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है, तो जनसंख्या धीरे धीरे शनैः बढ़ रही है। इसलिए इसको कहते हैं स्थिर अवस्था का काल। हम क्या कहते हैं इसको? स्थिर अवस्था का काल। क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था का काल। ठीक है। अच्छा, एक बात और देख सकते हैं, इसी के अंदर ही 1947 भी आ रहा है। 1947 भी आ रहा है, जब देश का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और जब देश का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग यहां से हमारे गए थे, कुछ लोग मतलब प्रवास हुआ था। तो एक ये भी फैक्टर है कि यहां पर उसको स्थिर अवस्था का काल कह सकते हैं। यहां पर जनसंख्या स्थिर होना शुरू की है। पहले तो कम गिरावट आ रही थी लेकिन यहां पर जनसंख्या में ठहराव आया है, स्थिर अवस्था का काल कह सकते हैं। तीसरा जो हम करेंगे इसके अंदर, तीसरा वो है 1951 से लेकर 1981 का काल। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखिए आप इसमें, यहां पर जन्म दर भैया क्या है? जन्म दर तो आपकी उच्च है, अभी भी उच्च है, जन्म दर तो उच्च है, ठीक है। लेकिन मृत्यु दर जो है उसमें क्या हुई है? वो कम हुई है, निम्न हुई है। मृत्यु दर क्या हुई है? कमी तो आई है लेकिन और कम हो गई। अब जन्म दर उच्च क्यों है? क्योंकि ये काल क्या है बेटा? ये काल औद्योगिकीकरण का काल है, बड़े विकास का काल है। 1951 से 1981 का काल लेंगे आप यहां पर, तो यहां पर आप यूं समझ सकते हैं कि इस काल के अंदर यहां पर बेहतर जो सुविधाएं मिली है, अर्थव्यवस्था हुई है, तो बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण
बेहतर आधारभूत सुविधाओं के कारण। अब इस आधारभूत सुविधाओं में सब कुछ आ जाता है। इस आधारभूत सुविधाओं में आपका भोजन आ जाता है, इसमें आपका कपड़ा आ जाता है, आपका मकान आ जाता है, सभी चीजें आ जाती है। उसके कारण एक मनुष्य जब शांत चित्त रहेगा तो उसका परिवार भी बड़ा हो रहा है ना, उसको चिंता नहीं हो रही है कि वो परिवार का पालन पोषण किस प्रकार करेगा। मृत्यु दर निम्न क्यों हुई है? मृत्यु दर निम्न होने का कारण यहां पर यह है कि यहां पर पहले स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार था, लेकिन यहां पर अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर आ गई हैं। ठीक है, इसको आप इससे रिलेट करें कि स्वास्थ्य सुविधा थी लेकिन अब ज्यादा अच्छी आ गई है, तो मृत्यु दर में निम्न बहुत कम हो गई है। अच्छा बताइए, अब जन्म तो ले रहे हैं काफी लोग, मर काफी रहे, मृत्यु कम हो। अब एक्सीडेंट की बात अलग है, बीमारी से कम मर रहे हैं, तो यहां पर इस काल को हम कहते हैं तीव्र वृद्धि का काल। क्या कहते हैं? तीव्र वृद्धि का काल, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी तो तीव्र वृद्धि का काल हम इसको कहेंगे। ठीक है, इसी में ही हम एक देख सकते हैं, मैंने कल आपको बताया था 1961 से लेके 1971 का दशक वह दशक था जब जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थी, है ना, आपको बताया था मैंने। तो यह यहां पर इसी दशक में, इसी ही आपके टाइम फ्रेम में, है ना, इसी समयावधि में 1961 से 71 में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। तो कारण क्या है? कारण यही है ना, बेहतर आधार सुविधा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा है। लेकिन ये टाइम फ्रेम कहां आएगा? तो आप उत्तर दे सकते हैं 1951 से 1981 के मध्य ये टाइम फ्रेम आ रहा है। अच्छा, और कोई कारण है भैया? और कोई भी कारण है? हाँ है। देखिए, तब देश आजाद हो रहा है तो उसके बाद में 1947 के बाद में चारों तरफ थोड़ा सा समीकरण बदल रहा था, तो यहां पर प्रवास हुआ है। प्रवास कहां से हुआ है? बांग्लादेश से हुआ है। प्रवास कहां से हुआ है? नेपाल से हुआ है ना, भूटान से हुआ है। वहां के प्रवासियों के कारण यहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। क्या हुई है? जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। तो आपने देख लिया अंतरराष्ट्रीय, इसको हम कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रवास। क्या कह सकते हैं हम? अंतरराष्ट्रीय प्रवास, यानी अंतरराष्ट्रीय जो प्रवास हुआ था हमारे देश में, उसी कारण जनसंख्या वृद्धि में दर्ज इजाफा देखा गया। अच्छा, एक चीज हम और कह सकते हैं, आपने बेहतर आधार सुविधा कहा, इसमें एक बात कह सकते हैं हम कि जब हम अल्प विकसित से विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, माफ कीजिएगा, विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं, तो हमारी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण, आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण, या फिर हम कह सकते हैं रहन स्तर जो हमारा सुधरा है, उसी कारण हमारी जो प्राकृतिक वृद्धि दर है, यहां पर मैंने अंतरराष्ट्रीय प्रवास लिया। प्रवास प्राकृतिक वृद्धि दर में नहीं आता है, मैंने आपको बताया था। प्रवास आता है आपके उसमें प्राकृतिक दर में, प्राकृतिक दर में जन्म और मृत्यु आती है केवल। तो इसके कारण हमारी प्राकृतिक वृद्धि दर देखी गई है। तो क्या पढ़ा हमने? यहां पर जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर निम्न है, कमी आई है, शिक्षा में कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार। ये आपने 21 से 51 का पढ़ा। 1951 से 1981 बहुत ही मोस्ट है, तीव्र वृद्धि काल कहा गया है। जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर में और कमी आई है, क्योंकि सुविधाएं बेहतर स्वास्थ्य की ओर ज्यादा हो गई है। इसी समयावधि में 1961 से 1971 में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है और अंतरराष्ट्रीय प्रवास हुआ है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास के साथ में प्राकृतिक वृद्धि दर भी ज्यादा हुई है। दोनों को एक कोरिलेट करेंगे अपन। प्राकृतिक वृद्धि दर भी अच्छी हुई है। क्यों अच्छी हुई है? क्योंकि आधारभूत सुविधाओं में इजाफा हुआ है, रहन सहन के स्तर में इजाफा हुआ है। ठीक है, अंत में हमारा जो है वो है 1981 से वर्तमान तक। 1981 से वर्तमान तक इसमें क्या है? इसमें आप जन्म दर देखेंगे, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा वो क्या है। जन्म दर देखेंगे तो वो क्या है, बढ़ तो रही है। मैंने आपको जब उसमें नोट कराया था तब आप देखना कि वहां पर 2001 के बाद में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आ रही है। तो जन्म दर तो बढ़ रही है लेकिन गिरती दर के साथ, यानी गिरती दर के
7 वृद्धि। ठीक है। अच्छा, और मृत्यु दर में क्या हो रहा है भैया? मृत्यु दर में क्या हो रही है? यहां पर बहुत कम हो गई है ना। तो मृत्यु दर क्या हो गई है आपकी? निम्न हो गई है। मृत्यु दर क्या हो गई आपकी? निम्न। तो मृत्यु दर निम्न हो गई या घटती दर से हो गई? घटती दर से, घटती हो गई है ना, बहुत निम्न हो गई है और गिरती दर के साथ में वृद्धि हो रही है। तो इसलिए यहां का जो काल कहेगा उस काल को कहेंगे हम जनसंख्या में वृद्धि, यानी गिरती दर से, यानी गिरती दर से जनसंख्या में वृद्धि। गिरती दर से जनसंख्या में वृद्धि। कारण क्या कह सकते हैं हम? इसके कारण हम वर्तमान में कह सकते हैं परिवार नियोजन। हम कह सकते हैं परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके कारण ये स्थिति आई है कि जनसंख्या वृद्धि गिर रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम हम इसमें कह सकते हैं। दूसरा हम इसमें कह सकते हैं स्त्री शिक्षा कह सकते हैं। अगला कह सकते हैं देरी से विवाह कह सकते हैं। ये बेटा आप ये तो आप 10th में 9th में एसएसटी में पढ़ रहे हैं, आप कर सकते हैं। देरी से विवाह कह सकते हैं आप। इसमें कह सकते हैं सरकारी योजनाएं कह सकते हैं। सरकारी योजनाएं हैं जो कई तरीके की योजनाएं होती हैं वो कह सकते हैं। या फिर सरकारी नौकरी के अंदर हम 2 संतान की बाध्यता कह सकते हैं। 2 संतान की बाध्यता कह सकते हैं। कि सब ये जो कारण है इनके कारण जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट दर्ज हो रही है। तो ये जनसंख्या वृद्धि का काल पढ़ा हमने, जिसमें हमने 1911 से 21 की यात्रा की। 21 से 51 पहुंचे, 51 से 81 पहुंचे, 51 से 81 थोड़ा मोस्ट है और फिर 81 से वर्तमान तक का ये काल हमने तय किया है। तो ये आपका एक आ गया है कि जिसमें हम जनसंख्या वृद्धि जो गिरावट आई है अब तक में उसका कारण है। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि एशियाई देशों के अंदर अगर हम बात करें, एशियाई देशों के अंदर अगर हम बात करते हैं या फिर भारत पाकिस्तान वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि में कमी का कारण, जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? माफ कीजिएगा, प्रश्न ये आ जाता है आपके पास में कि एशियाई के देश जो हैं जैसे भारत है या फिर पाक है ना, या फिर चीन के अंदर बात करें तो यहां पर जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है? जिसमें हम भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करें तो इसमें तो पहला कारण क्या आएगा कि हमारे यहां पर रूढ़िवादी विचार है। यहां पर क्या है? हमारे रूढ़िवादी विचार है। रूढ़िवादी विचार मतलब अभी भी हम लड़के को लड़कियों से ज्यादा अच्छा मानते हैं, सक्षम मानते हैं और उसके चाह में परिवार बड़ा होता रहता है, परिवार में संख्या ज्यादा हो जाती है। दूसरा हम ये मान सकते हैं अंधविश्वास भी हमारा इसके अंदर, अंधविश्वास भी हम इसके अंदर माना जाता है कि जो लड़का है वो लड़के को हरा होते हैं कि घर पे जैसे। दूसरा हम अंधविश्वास भी ले सकते हैं जिसके अंदर हम एक रूढ़िवादी विचारों के अंदर ही हम ये मानते हैं कि लड़का लड़कियों से श्रेष्ठ होता है। तीसरा हम इसमें मान सकते हैं स्त्री शिक्षा की कमी। ये भारत हो चाहे पाकिस्तान हो सब जगह है स्त्री शिक्षा की कमी जो आपकी आ रही है। इसी कारण भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। स्त्री शिक्षा में कमी तो जनसंख्या वृद्धि यहां पर भी आ जाएगी। रूढ़िवादी विचार हो गया, अंधविश्वास हो गया, अच्छा, और साथ में हो सकता है एक ये भी है कि स्त्रियों का सम्मान में स्त्री का समाज में कम सम्मान होना। समाज में, हमारे भारतीय समाज में सम्मान जो है वो कम होना, यानी उनको इंपोर्टेंस कम होना। कोई भी मान लीजिए आपके आर्थिक रूप से निर्णय लेने हो, कैसे भी निर्णय हो, उसमें पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है। समाज में सम्मान की कमी एक ये कारण भी रह सकते हैं। और चौथा जो 5वां एक कारण है वो है संयुक्त परिवार। वो कौन सा है? संयुक्त परिवार। इन सभी कारणों के कारण हमारे यहां पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो तीव्र है। एशिया या भारत पाकिस्तान में रूढ़िवादी विचार आप समझ गए, पुरुषों को, लड़कों को ज्यादा महत्व देना, अंधविश्वास हो गया, स्त्री शिक्षा में कमी। अगर स्त्री शिक्षित होगी तो स्वयं बताएगी छोटे परिवार का महत्व क्या होता है। स्त्री का सम्मान में, समाज में सम्मान में कमी यानी सम्मानजनक स्थान न होना। और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जो छोटी उम्र के अंदर जब विवाह कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है कि जब वो संयुक्त परिवार में रहते हैं तो उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती परिवार जब बड़ा होगा तो उसका पालन पोषण क्या होगा। वो उस संयुक्त परिवार के साथ ही रहकर वो उनका विवाह भी होता है और उनके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन वो
उस बात से चिंतित नहीं होते उनका पालन पोषण क्या होगा। तो ये समस्या हमारे एशिया के देशों में है जो भारत और पाकिस्तान के अंदर आता है। तो ये प्रश्न आए तो आप इस तरीके से इसका उत्तर दे सकते हैं। और जैसे आपको यहां पर बताया था मैंने, यहां पर ये जो था ये था कि जनसंख्या में कमी क्यों आ रही है। तो अब स्त्री परिवार नियोजन में कार्यक्रम जो है उसके कारण भी हो रहा है। दूसरा, स्त्री शिक्षा में अब वृद्धि हो रही है, स्त्री शिक्षा में वृद्धि हो रही है, इस कारण देरी से विवाह हो रहा है, इसलिए कमी आ रही है। स्वास्थ्य सरकारी योजनाओं के कारण कमी आ रही है, कमी का था, यहां पर गिरावट क्यों हुई। अब देखिए हम नेक्स्ट जो इसमें फैक्टर पढ़ेंगे वो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट जो है वो है भारत की जनसंख्या। ये क्वेश्चन आया था, आप इस डाटा को कहीं पर भी काम ले सकते हैं कि भारत की जनसंख्या की प्रवृत्ति क्या रही है, ये आ जाए, या भारत की जनसंख्या में किस प्रकार की वृद्धि देखी गई है। तो 1901 के अंदर भारत की जनसंख्या रही थी 23.5 करोड़। 1991 का डाटा लेते हैं तो हमारी 84.8 करोड़ जनसंख्या रही है। 2000 में 102.70 करोड़ मैं बता चुका हूं, और 2011 में 121.02 करोड़ रही है। ये भारत की जनसंख्या में जो वृद्धि रही, वृद्धि दर नहीं है। और इसी कारण वृद्धि निकाली थी हमने जब इसको उससे लेस किया था, मैंने आपको बताया था, और आपका जो आया था वो उत्तर था 18.32 करोड़। 18.32 करोड़ जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है 2011 से 2001 से 2011 के मध्य। तो इस आंकड़े को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, क्षेत्रीय विभिन्नता का मतलब आप यूं दे सकते हैं कि हम पूरे भारत के अगर नक्शे को देखते हैं तो किस प्रकार से हम देखें कि कहां पर जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, कहां पर कम है। तो अगर आप देखेंगे कि जहां पर शिक्षा ज्यादा होगी, जहां नगरीकरण ज्यादा होगा, जहां छोटे परिवार का महत्व होगा, वहां पर जनसंख्या वृद्धि कम होगी। और ये सब चीज देखी जाती है दक्षिणी राज्यों के अंदर। इसी कारण ही केरल, इसी कारण ही आप देखेंगे, मैंने वापस कहा कि जहां पर ये बात होगी तो जहां केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी, यहां पर निम्न जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। ये सब क्या है, ये सब दक्षिणी राज्य है, ये सब क्या है, दक्षिणी राज्य है। और इसमें जनसंख्या वृद्धि कम होने का कारण क्या है, इसमें कम यहां पर है कि यहां पर एक तो नगरीकरण है ना, यहां पर शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षा नहीं उच्च शिक्षा है, बहुत अच्छी शिक्षा है इन राज्यों के अंदर। यहां पर नगरीकरण है, यहां पर उनको एक परिवार का यानी जनसंख्या को समझते हैं कि जनसंख्या के संसाधन को किस प्रकार से उपयोग में लेना है, यानी जागरूकता बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम जागरूकता को भी दे सकते हैं। तो यानी नगरीकरण है, उच्च शिक्षा है, जागरूकता है, छोटे परिवार का महत्व पता है। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि क्या है, वो निम्न पाई जा रही है बजाय बाकी राज्यों के। अच्छा, फिर देखिए आप इसमें हम इसकी तुलना करते हैं देश के उत्तरी पश्चिमी राज्य, जिसमें हमने लिया पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य भाग में लिया एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, और आपके उत्तरी पूर्व राज्य में लिया सिक्किम, असम। इनकी जो जनसंख्या वृद्धि है, इनकी जनसंख्या जो वृद्धि है वो दक्षिणी राज्यों की तुलना में उच्च पाई जाती है, दक्षिणी राज्यों की तुलना में उच्च। अब पूछे कारण, कारण भैया वही है, शिक्षा में कमी है, शिक्षा की कमी। आप इसमें छत्तीसगढ़ ले लेंगे, झारखंड ले लेंगे, बिहार ले सकते हैं। हाँ, यहां पर जनसंख्या वैसे ही कम है, सॉरी साक्षरता वैसे ही कम है, तो शिक्षा में कमी है। औद्योगिकरण है, औद्योगिकरण में क्या होता है भाई, वहां पर आपको मजदूर चाहिए यानी काम करने वाले श्रमिक चाहिए। तो वहां पर जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं जितना परिवार बड़ा होगा उतना उनके लिए फायदेमंद रहेगा, इसलिए वहां जनसंख्या बढ़ती जाती है। तो शिक्षा में कमी है, औद्योगिकरण है ना, ये चीजें हम इसमें ले सकते हैं। तो यहां पर अभी इसको नक्शे से समझेंगे हम। अब देखिए इसमें हम बात करें, यहां पर मैं इसको नक्शे पे लेता हूं, जो आपको मैंने पढ़ा, हमारे पास टॉपिक क्या था, हमारे पास टॉपिक क्या आ रहा है, आप ये समझिए कि भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नता है। ये आपने डाला है, आपने पढ़ा है, लेकिन इसको नक्शे के हिसाब से करें, मैंने आपको कल भी कहा था हम नक्शे के हिसाब से बताएंगे। तो हम यहां बात करते हैं, जैसे पहला केरल को देखें, तमिलनाडु को देखें, हम केरल देखें, तमिलनाडु देखें, पांडिचेरी को देखें, कर्नाटक को देखें। इन दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि क्या है, कम है। दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि कम है, दक्षिणी राज्यों की जनसंख्या वृद्धि कम है। और कम किनसे है, कम आपके जो उत्तरी भारत के राज्य हैं, इसमें हम राजस्थान ले सकते हैं, पंजाब ले सकते हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार और आपके अरुणाचल और असम प्रदेश, यहां से इन राज्यों से कम है।
तो कम होने का कारण क्या है? पहला कारण तो क्या है कि यहां पर क्या है, यहां पर नगरीकरण है, उच्च नगरीकरण है। और नगरीकरण के अंदर आप जानते हैं कि वहां पर छोटे परिवार के महत्व को समझा जाता है। दूसरी बात उच्च शिक्षा है। क्या है? उच्च शिक्षा है। छोटे परिवार के प्रति एक जागरूकता है। यहां पर स्त्रियों का सम्मान है, स्त्रियों की शिक्षा भी उच्च है यहां पर। इन सब कारणों से यहां पर जनसंख्या वृद्धि कम है। कहां पर? दक्षिणी राज्यों में। हम यहां पर बात करें, यहां पर आपके क्यों है, क्या यहां पर अभी भी ग्रामीण जो है जनसंख्या ज्यादा है। तो ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा होगी तो वहां पर छोटे परिवार को महत्व नहीं दिया जाएगा, बड़े परिवार के लिए कहा जाएगा, इस प्रकार से। दूसरा, यहां पर एक कारण हो सकता है कि यहां पर शिक्षा की कमी है। शिक्षा का स्तर अभी वो भी नहीं है जो होना चाहिए, शिक्षा में कमी है। तीसरा, आप स्त्रियों की बात कर सकते हैं, स्त्रियों का एक स्थान जो है, सम्मानजनक स्थान है, वो भी इतना नहीं है। और फोर्थ आप इसमें डाल सकते हैं, जागरूकता की कमी डाल सकते हैं, जागरूकता की कमी आप डाल सकते हैं। तो ये आपको मैं नक्शे के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्षेत्रीय विभिन्नताएं मतलब किस प्रकार से हम इस नक्शे को देखोगे। अच्छा, यहां पर आप देखेंगे दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि में कमी है। कारण ये सब है, नगरीकरण है। नगरीकरण ही सब बयां कर देता है। एक बात बताऊं, अगर आप नगरीकरण नाम लेंगे तो वहां पर शिक्षा भी उच्च पाई जाएगी। अगर आप नगरीकरण का नाम लेंगे तो वहां पर स्त्रियों की शिक्षा भी अच्छी पाई जाएगी, वहां पर स्त्रियों का सम्मानजनक स्थान भी होगा, वहां जागरूकता भी होगी। तो एक ही शब्द ही सभी के बारे में बता रहा है। एक तीसरा और आता है इसके अंदर, हम वो उसमें ले सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे जो उच्च नगरीकरण वाले राज्य हैं, जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं, जैसे पहले पे यूपी ले लिया आपने, यूपी ले लिया, फिर दूसरे पे बिहार, महाराष्ट्र, चौथे पे पश्चिम बंगाल, पांचवे पे आपने आंध्रा ले लिया, है ना, छठवें पे आपने एमपी ले लिया, इस तरीके से। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो वाले राज्य हैं, इनमें ये देखा गया है कि 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है। जनसंख्या वृद्धि में गिरावट दर्ज की गई है। और सर्वाधिक गिरावट महाराष्ट्र में है, और सबसे कम जो गिरावट है वो एपी में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये नक्शे के हिसाब से समझ सकते हैं। हमने जो पढ़ा था अभी, अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर था कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हमने बात की थी, यहां पर निम्न जनसंख्या वृद्धि है, ये बात कर ली थी, दक्षिण राज्यों की तुलना में है। और एक चौथा पॉइंट आ सकता है कि जो 6 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, उनमें 2001 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम हुई है। और सर्वाधिक जो कम हुई है वो हुई है महाराष्ट्र। और सबसे जो कम हुई है, जिसमें गिरावट कम आई है, सबसे कम जो गिरावट आई है, वो हुई है आंध्र प्रदेश। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मैं एक बार आपको बार मैं कहता हूं कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले, कोई चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी हेडिंग को बार पढ़ो। जनसंख्या वृद्धि में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यानी क्षेत्र के हिसाब से क्या विभिन्नताएं हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर आज समझ में आया होगा, और नक्शे के हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। जितना आप नक्शे के साथ में करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक बेटा, थैंक यू।